वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 23 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है जीएस फाउंडेशन कोर्स 2023 के बारे में। ये कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल हैं। ऑफलाइन मोड में इन कोर्सेज को अटेन करने के लिए आपको दिल्ली में जो सेंटर है वहाँ पर अपनी क्लासेस जो हैं वो अटेन करनी होंगी, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में है। एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है। वैसे क्लासरूम फीचर्स में 8 महीने में माइक्रो टेस्टिंग के साथ आपका एक वेल स्ट्रक्चर शेड्यूल होगा जिस पे आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 700 से अधिक घंटे की जो क्लासेस हैं वो होंगी, डाउट सेशंस होंगे, ऐसे और आंसर राइटिंग की क्लासेस होंगी। एक्स्ट्रा फीचर्स में एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर्स होंगे, सीसैट वीडियो लेक्चर्स होंगे। टेस्ट सीरीज में 5 एमसीक्यू और 1 मेंस क्वेश्चन डेली करवाया जाएगा। 9 प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 15 प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट इसके अलावा होंगे। ठीक है। फर्दर देखिए, स्टडी मटेरियल में 21 बुक्स आपकी जो हार्ड कॉपी के फॉर्म में हैं वो मिल जाएंगी। मंथली मैगजीन होगी। मतलब कुल मिला के कॉम्प्रहेंसिव पैकेज है प्रिपरेशन के लिए। आप इस संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल, जो कि आइल ऑफ वाइट के बारे में है। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने भी हाल ही में एक स्केलेटन रिमेन पाया है। ये उन्हें मिला है आइल ऑफ वाइट से। आइल ऑफ वाइट यूरोप का ये जो यहाँ पे जो स्केलेटन मिला है बेसिकली वो यूरोप के लार्जेस्ट मीट ईटिंग डायनासोर का है। आइल ऑफ वाइट पर चूंकि ये मिला है तो आइल ऑफ वाइट न्यूज़ में है। आइल ऑफ वाइट है क्या? ये काउंटी है। काउंटी का मतलब क्या होता है? काउंटी इंग्लैंड में किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कहा जाता है। ये लार्जेस्ट और सेकंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है इंग्लैंड का। इसके पहले हैम्पशायर एक एक्चुअली में हिस्टोरिक काउंटी हुआ करती थी। देखिए ये इंग्लैंड का पुराना मैप है। यहाँ पे ये जो काउंटी आपको दिख रही है रेड कलर में, ये हैम्पशायर है। यहाँ जो नीचे छोटा सा आइलैंड दिख रहा है ये आइल ऑफ वाइट है। तो आइल ऑफ वाइट जो है वो हैम्पशायर काउंटी का ही हिस्सा हुआ करता था। ये इंग्लैंड के साउथ कोस्ट पे आपको मिलेगा, इंग्लिश चैनल में। ये आपको ध्यान रखना है। चूंकि ये एक आइलैंड है तो इंग्लैंड का जो मेन लैंड है और इसके बीच में एक आपको स्ट्रेट मिलेगा। इस स्ट्रेट का नाम है द सॉलेंट स्ट्रेट, जो इंग्लैंड से आइल ऑफ वाइट को अलग करता है। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे भी इसे डेजिग्नेट किया गया है। ये डायनासोर स्पाइनोसॉर ग्रुप ऑफ डायनासोर से बिलोंग करता है। लॉन्गेस्ट नोन डायनासोर प्रेडेटर है जो कि क्रिटेशियस पीरियड से बिलोंग करता है। क्रिटेशियस पीरियड से बिलोंग करने का मतलब ये है कि ये आज से 145 से 66 मिलियन ईयर्स के बीच में रहा होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लिस्क्रोपस मेघालयानस के बारे में है। साइंटिस्ट ने भी हाल ही में एक बम्बू ड्वेलिंग बैट की स्पीसीज को खोजा है। इस स्पीसीज को नाम दिया गया है ग्लिस्क्रोपस मेघालयानस। मेघालयानस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे खोजा गया है मेघालय के री भोई डिस्ट्रिक्ट में। अब री भोई डिस्ट्रिक्ट अगर आप मेघालय का देखना चाहते हैं तो रुकिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये इंडिया का मैप है। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेघालय है और मेघालय में देखिए यहाँ पर ये री भोई डिस्ट्रिक्ट है। मेघालय में 3 आपको हिल रेंजेस मिलती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो री भोई के अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो या तो गारो नाम से हैं या खासी या जयंतिया। आप इनके यहाँ पे नाम भी देख सकते हो। नॉर्थ गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, साउथ वेस्ट गारो हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स और साउथ गारो हिल्स। तो यहाँ पर तो देखिए जितने भी आपको दिख रहे हैं इसके इधर वेस्ट में ये सब गारो पे हैं। वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, ये पूरा हो गया खासी का। और यहाँ पे जयंतिया, वेस्ट जयंतिया हिल्स और ईस्ट जयंतिया हिल्स। तो मतलब री भोई के अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो गारो, खासी, जयंतिया के नाम पे रखे गए हैं। वो तो आप यहाँ देख ही पा रहे हो। तो बम्बू ड्वेलिंग बैट है। ये बम्बू ड्वेलिंग बैट जो है वो बम्बू के इंटर नॉट्स में रहता है। देखिए कई सारे नॉट्स यानी कि गांठें मिलेंगी। अगर आप किसी बम्बू या बांस को देखेंगे तो ये जो गांठें होती हैं, नॉट्स होती हैं, वो यहाँ पे होते हैं। इन नॉट्स के बीच में एक पोपली या खाली जगह होती है, इसे इंटर नॉट कहा जाता है। इसी के भीतर ये जो बैट है वो जाके रहता है। इसीलिए इसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, बनावट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। कुछ इस तरीके से है कि ये बम्बू में आसानी से रह पाता है। बात करते हैं इस बैट के बारे में। ये जो बम्बू ड्वेलिंग थिक थम्ब्ड बैट स्पीसीज है, ये थिक थम्ब्ड बैट स्पीसीज है। इसका जो थंब है वो काफ़ी मोटा है, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो। ये नौखाइलम वाइल्डलाइफ सेंचुरी के जो फॉरेस्टेड पैचेस हैं वहाँ पर पाया गया। साइज में थोड़ा छोटा है, डार्क ब्राउन कलर का है और जो बेली पेट का एरिया है वो आपको सल्फर येलो कलर का मिलेगा। ये सिग्निफिकेंट इसलिए डिस्कवरी है बिकॉज ये डिस्कवरी एक थिक थम्ब्ड बैट की है
जो कि ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे साउथ एशिया में पहली बार रिपोर्ट किया गया है। एंड दैट इज द रीजन कि डिस्कवरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं मेघालय में होने वाली अन्य डिस्कवरीज के बारे में। 3 बम्बू ड्वेलिंग बैट्स अभी तक यहाँ खोजे गए हैं, इसलिए ये पूरा रीजन इंपॉर्टेंट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो सेंचुरी है यहाँ पर अभी कुछ समय पहले एक डिस्क फूटेड बैट डिस्कवर किया गया। नाम था यूडिस्कोपस डेंटिकुलस। इस बैट की इमेज को आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे बैट्स की 3 प्रजातियाँ खोजी जा चुकी हैं। नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपको रीभोई डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। 29 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मेघालय में अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। ईस्टर्न हिमालयन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट भी है और इसे आप मैप में यहाँ देख ही पा रहे होंगे, रीभोई डिस्ट्रिक्ट को। सेंचुरी जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन बिसन और हिमालयन ब्लैक बियर को अकोमोडेट करता है। आप उन्हें वहाँ देख सकते हो। इसके अलावा बर्ड्स की कई सारी प्रजातियाँ जैसे कि मणिपुर बुश स्क्वेल, रूफोस नेक हॉर्नबिल और ब्राउन हॉर्नबिल, वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये तो बैट की प्रजाति और बाकी इन्फॉर्मेशन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के बारे में है। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि किसी प्रकार का ट्रेंड है जिसको एनालाइज किया गया होगा अंडर दिस रिपोर्ट। क्या ट्रेंड एनालाइज किया गया होगा ये आपको सिर्फ इतने से ही समझ में आ जाएगा कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है या पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के द्वारा, UNHCR के द्वारा। अभी समझ में आ गया कि रिफ्यूजीज के संबंध में कोई रिपोर्ट है जो है, ये जो इसका एनुअल रिपोर्ट है 2022 का, उसे अभी हाल ही में पब्लिश किया गया। ये रिपोर्ट साल में एक बार पब्लिश की जाती है जो कि उसके पिछले साल का डेटा देती है। इससे हमें ये पता चल जाता है कितने रिफ्यूजीज हैं, असाइलम सीकर्स हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड या स्टेटलेस पर्सन्स हैं दुनिया भर में। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपने घर, अपने देश वापस जाने का मौका मिला, उनका डेटा और ट्रेंड हमें पता चल जाता है। फिगर्स गवर्नमेंट, NGO और UNHCR का जो डेटा होता है उसी के बेसिस पे डिटरमाइन किए जाते हैं। फाइंडिंग्स में ये मिला फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट। फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को मजबूरी में जबरन अपना घर छोड़ना पड़े। वो किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे परसिक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, ह्यूमन राइट का वायलेशन या सीरियस डिस्टर्बेंस, पब्लिक ऑर्डर का भी हो सकता है। 2021 के अंत तक फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड लोगों के नंबर्स 89.3 मिलियन पे पहुंच गए, जबकि 2012 में ये डेटा 42.7 मिलियन का था। मतलब 9 सालों में इसमें दोगुनी बढ़त आई है। ये एक स्टीप राइज है। दुनिया की 1% से ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि 88 में से एक व्यक्ति फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड है। 2021 के एंड तक का ये डेटा है, जबकि 2012 में ये नंबर 167 में एक था, 167 में एक था। इंडिया में 5 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड होने का मतलब ये होता है कि देश में ही एक जगह से उनको दूसरी जगह जाना पड़ गया। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर की वजह से है। जैसे फ्लड्स आते रहते हैं, अभी आसाम में फ्लड आया तो लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। इसे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। UNHCR की बात करें तो ये ह्यूमन रिफ्यूजी एजेंसी है जो लोगों का जीवन बचाने की कोशिश करती है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और उनका फ्यूचर क्या होगा रिफ्यूजीज़ का उसको सेफ बनाती है। 1950 में इसे बनाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे यूरोपियंस को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था, तो उन्हें वापस से उनकी जगहों पे लेके आया जाए, इसका प्रयास किया UNHCR में। यह हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ज्योतिर्गमय के बारे में है। ज्योतिर्गमय का मतलब होता है लाइट की ओर यानी कि रोशनी की ओर, प्रकाश की ओर जाना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने अभी हाल ही में ज्योतिर्गमय इनॉग्रेट किया अनसंग परफॉर्मर्स के लिए। कई सारे रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ना तो हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं और ना ही उन्हें बजाने वाले लोगों के बारे में जिनके पास बहुत सारा टैलेंट होता है। इस फेस्टिवल के माध्यम से उन्हें शोकेस किया जाएगा, उन्हें लोगों के सामने लाया जाएगा, उन तक पहुंचाया जाएगा। इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, जहाँ पे रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उन्हें प्ले करने वाले जो भी परफॉर्मर्स हैं वो अपने टैलेंट को शोकेस कर पाएंगे। इसमें स्ट्रीट परफॉर्मेंस, ट्रेन एंटरटेनर्स और टेम्पल परफॉर्मेंस भी शामिल रहेंगे। ये लोगों को सेंसिटाइज करेगा कि लोग ऐसे रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानें और ऐसे लोगों के टैलेंट को भी देख पाएं जो अक्सर लाइमलाइट में नहीं आते हैं। संगीत नाटक अकादमी नेशनल एकेडमी है म्यूजिक, डांस और ड्रामा के लिए। इसे 1952 में एक रेजोल्यूशन के माध्यम से बनाया गया था और इसके पहले चेयरपर्सन रहे थे डॉक्टर PV राजमन्नार। ये ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत काम करती है। इन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूशंस और प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में 1959 में स्टैब्लिश किया गया, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल में 1954, कथक केंद्र न्यू दिल्ली में 1964 और कई सारे प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने रन किए हैं, जैसे नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ सपोर्ट टू
कुटियट्टम जो कि संस्कृत थिएटर है केरला का, छाऊ डांस ऑफ ईस्टर्न इंडिया, सत्तरिया ट्रेडिशन ऑफ असम। तो ये तो कंट्रीब्यूशन रहा इनका। देखिए प्रश्न आया था 2009 में, पहला स्टेटमेंट था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में स्टैब्लिश किया, और संगीत नाटक अकादमी का हाईएस्ट, यहाँ पे देखिए साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है कि वो किसी को अपने फेलो के रूप में इलेक्ट कर लेते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रोजेक्ट निपुण के बारे में है। निपुण का मतलब होता है किसी व्यक्ति को स्किल कर देना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी हाल ही में इस नई स्कीम को मूट किया है, लॉन्च किया है, नाम है निपुण। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। निर्माण देखिए हिंदी शब्द है, अगर आप देखें तो निर्माण वर्कर्स का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मतलब जो कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में काम करने वाले लोग हैं उन्हें आप हिंदी में निर्माण वर्कर्स कह सकते हैं। बेसिक मोटिव ये रहता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का ये है कि हम 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, उन्हें स्किल किया जाएगा, अपस्किल किया जाएगा, ताकि वो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उसे और अच्छे से कर पाएँ। निपुण इनिशिएटिव को महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा रन किया जा रहा है। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत वर्क करेगा। इसके माध्यम से हम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो इनिशिएटिव है, इसने कई सारे वल्नरेबल सेक्शन के लोगों की लाइफ को बेटर किया है। इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी NSDC को दी गई है, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये नोडल एजेंसी की तरह काम करेंगे। फर्दर इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की, जो भी वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना, उनकी मॉनिटरिंग करना और कैंडिडेट ट्रैकिंग करना। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 3 पार्ट्स में होगा। यहाँ पर देखिए 3 पार्ट्स में जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है उसमें सबसे पहले तो सेगमेंट है RPL का, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ पहले से ही आता है तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर लो। ट्रेनिंग थ्रू फ्रेश स्किलिंग, प्लम्बिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उसमें सेक्टर स्किल काउंसिल्स होती हैं, उनके माध्यम से उनको ट्रेन करना, सर्टिफाई करना। और तीसरा है कि इंडस्ट्री बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से अगर उन्हें दुनिया की किसी अन्य हिस्से में काम मिल सकता है तो उन्हें प्लेस करवाना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टाइफॉइड के बारे में है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लैंसेट में पब्लिश की गई, एंटीबायोटिक्स जो टाइफॉइड फीवर में काम करती हैं वो कम इफेक्टिव हो रही हैं, क्योंकि टाइफॉइड अब रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स क्रिएट कर रहा है, इमर्ज कर रहा है। टाइफॉइड फीवर एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है जिसमें जान जाने का खतरा होता है। ये होता है बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये कॉज किया जाता है। आपको इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सलमान खान एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, तो उन्हें टाइफाइड हो गया, तो इससे आपको ये याद रह जाएगा कि इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है दैट इज बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी, उनके नाम से मिलता जुलता है, इसलिए याद रह जाएगा। ये कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से स्प्रेड होता है। एक बार सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया खाने या किसी भी पीने वाली चीज़ के साथ बॉडी में पहुंच गया तो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इसके सिम्टम्स में लंबे समय तक बुखार आना, फटीग, हेडेक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब होता है। प्रॉब्लम गहरी भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं और जान जाने का भी खतरा होता है। टाइफाइड फीवर एंटीबायोटिक्स के माध्यम से ट्रीट किया जाता है। दुनिया भर में 11 मिलियन इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा मौतें होती हैं इन्फेक्शंस के थ्रू टाइफाइड के हर साल, जिसमें 70% जो इसका डिसीज़ बर्डन है वो तो आपको साउथ एशिया में ही देखने को मिल जाएगा। अभी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कम काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंट, तो यही स्टडी में आया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक स्वॉन इवेंट के बारे में है। आरबीआई ने बोला कि इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो होने की संभावना है, दैट टू ऑफ अबाउट $100 बिलियन। $100 बिलियन जो लोगों ने पैसे भारत में इन्वेस्ट कर रखे हैं वो हो सकता है अपना पैसा बाहर निकाल लें। ऐसा दुनिया में किसी एक मेजर ग्लोबल रिस्क सिनेरियो की वजह से हो सकता है। ऐसे रिस्क सिनेरियो को ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा जाता है। ब्लैक स्वॉन इवेंट क्यों कहा जाता है? ब्लैक स्वॉन इवेंट कोई एक ऐसा इवेंट होता है जिसके बारे में आप जानते ना हो, जो अचानक से आपके सामने आ जाए और जिसके लिए आप बिल्कुल से तैयार भी ना हो, जिसे आप समझ भी ना पाए। ऐसे इवेंट को ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज देखिए 1697 के पहले तक यूरोपियंस को ऐसा लगता था कि स्वान यानी कि हंस केवल सफ़ेद रंग का ही होता है, लेकिन फिर एक डच एक्सप्लोरर थे, उन्होंने 1697 में ऑस्ट्रेलिया में एक पहला ब्लैक स्वान देखा, काला हंस। उसके बाद यूरोपियंस का जो एक परसेप्शन था वो टूट गया कि हंस केवल सफ़ेद रंग का हो सकता है। ब्लैक स्वान का खोजा जाना ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था जिसके बारे में ना तो वो जानते थे और ना ही उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। तो स्वान को लेकर इससे वेस्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल गई। इसी चीज़ को आधार बनाया नसीम निकोलस तैलब ने 2001 में,
और अपनी थियरी ब्लैक स्वान थियरी प्रपोज की। ये एक ऑथर और इन्वेस्टर है। उन्होंने ब्लैक स्वान इंसिडेंट या इवेंट एक ऐसे इवेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया या एक्सप्लेन किया जिसके बारे में आपको पता ना हो और वो अचानक से आपके सामने आ जाए, जैसे कि ब्लैक स्वान आ गया। हमें लगता था कि स्वान केवल व्हाइट होते हैं। तो कुल मिला के ब्लैक स्वान एक रेयर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है जिसका सोसाइटी और दुनिया पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो। किसी भी इवेंट के ब्लैक स्वान इवेंट होने के लिए 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। वो इवेंट एक्सट्रीमली रेयर हो और हमारे रेगुलर एक्सपेक्टेशन के बाहर हो। हमें सामान्यतः ऐसी उम्मीद ना हो कि ऐसी घटना घटित हो सकती है। दूसरा, कि इसका सीवियर इम्पैक्ट हो जब ये घटना घटित हो। और तीसरा, उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आने तक हमें उस घटना को समझने में ही दिक्कत हो जाए, हम उसे समझ ही ना पाए कि चल क्या रहा है। तो ऐसे इवेंट को ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाता है। क्या पास्ट में ऐसे कोई ब्लैक स्वान इवेंट हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। पहला 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, या ये निकोलस तैलब ने एग्जाम्पलीफाई किया, वही हम बात कर रहे हैं। जिससे यूएस का हाउसिंग मार्केट खूब ब्लूम कर रहा था, ऊपर जा रहा था, अचानक से क्रैश चल गया। लोगों को लगा नहीं था कैसा होगा, बट हो गया। सोवियत यूनियन का कोलैप्स कर जाना, सोवियत संघ का विघटन, इसके अलावा 11 सितंबर 2001 को यूएस में टेरर अटैक, ये सब ब्लैक स्वान इवेंट रहे। कोविड-19, क्या ये भी एक ब्लैक स्वान इवेंट था? तैलब नहीं मानते। तैलब इसे व्हाइट स्वान इवेंट कहते हैं। वो कहते हैं कि कंपनीज और गवर्नमेंट्स को पता था कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये बहुत ही ग्रेजुअली डेवलप हुआ। सो वो एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि वो उसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कोविड-19 ने तैयार होने का पूरा मौका दिया था। इसीलिए कम से कम तैलब तो कोविड-19 को ब्लैक स्वान इवेंट मानने को तैयार नहीं, वो इसे व्हाइट स्वान इवेंट कहना चाहते हैं। चलिए रिविजन करते हैं। आई लव व्हाइट लार्जेस्ट और सेकंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है इंडियन ओशन का, गलत, इंग्लिश चैनल में है ये। ग्लिस्कॉर्पस मेघालयानस, ये बम्बू ड्वेलिंग बैट की स्पीसीज है, मेघालय के रीबोई डिस्ट्रिक्ट में खोजी गई, सही है। UNHCR हेडक्वार्टर्ड है फ्रांस के पेरिस में, गलत है, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। प्रोजेक्ट निपुण NSDC इम्प्लीमेंट कर रहा है, सही है। टाइफॉइड प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, बिल्कुल गलत है। सलमान भाई को याद करिए, मैंने अभी आपको बताया, ये होता है बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी से, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।